से ग्रस्त व्यक्ति आपके सामने आता है, साइकोसिस से अफेक्टेड कोई पर्सन आपके सामने आता है, तो उसके लक्षण आपको जैसे ही दिखना शुरू हो जाए, आपको कंफर्म हो जाए कि ये साइकोसिस का पेशेंट है। तो ऐसे केसेस में पहले आपको कंफर्म करने की जरूरत है, आवश्यकता ये कंफर्म करने की है कि इस पेशेंट को इमीडिएट डॉक्टर या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या अभी जरूरत नहीं है। तो आप किसके बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, उसके लक्षण कितने ज्यादा गंभीर हैं उस पे निर्धारित करता है या डिपेंड करता है कि व्यक्ति को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है या सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन लेके वो वापस घर आ सकता है। तो अगर उसके बहुत ही अधिक मात्रा में उसको सिम्टम्स जो है बहुत सीवियर हो चुके हैं, तो उस केस में विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, समय को व्यर्थ करे बिना, ऐसे केसेस को आपको हॉस्पिटलाइजेशन करवा देना ही उचित डिसीजन होगा। कैसे केसेस? जहाँ पे सीवियर, बहुत एक्सेसिव पेशेंट जो है वो एग्रेसिव होता जा रहा है, गुस्सा बहुत अधिक होता जा रहा है, और उस गुस्से का नतीजा ये आ रहा है कि वो खुद को तो हार्म कर ही रहा है और साथ में ही अपने आसपास के लोगों को, घर परिवार के लोगों को या समाज के लोगों को जो है वो हानिकारक होता जा रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति मिले आपको, तो वहां पर सिर्फ मेडिकेशन ही, उस केस में उसको हॉस्पिटलाइजेशन करवा देना ही उचित डिसीजन होगा एज अ कंसल्टेंट या एज अ डॉक्टर। ठीक है? या ऐसा व्यक्ति जिसमें शंका या शंकालु प्रवृत्ति, ये हम बोल सकते हैं डाउट की कंडीशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि नहीं, मेरे खाने में तो तुम जहर मिला रहे हो या तुम मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हो, शंका अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे केसेस में आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करवा देना ही सही रहेगा। हेलुसिनेशन की स्टेज, जहाँ पे हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ये सब अगर पेशेंट के बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज्यादा सीवियर हो रहे हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में हॉस्पिटलाइजेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सिम्टम, अगर उसकी स्मृति, मेमोरी में अगर दोष आ रहा है, मेमोरी अफेक्ट हो रही है, मेमोरी में डिस्टरबेंस आ रहा है, मेमोरी में डिस्टरबेंस इन द सेंस कि उसकी याददाश्त जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, पुरानी चीजें वो याद नहीं रख पा रहा है, या अभी रिसेंटली उसने खाना खाया उसको वो भी याद नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि हमने पूछा कि आपने खाना खाया, पेशेंट ने 5 मिनट पहले ही खाना खाया, वो रिप्लाई में बोलेगा कि नहीं, मैंने तो अभी खाना खाया ही नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये व्यक्ति की स्मृति या मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, उसकी मेमोरी जो है वो अब अफेक्ट हो रही है। तो हम ऐसे केसेस में व्यक्ति से हम किस तरीके के प्रश्न पूछना सही रहेगा? तो लास्ट के 1 वीक, एक हफ्ते के पुराने, पिछले एक हफ्ते का हम उससे पूछेंगे आपने क्या क्या किया था, या आप किससे मिले थे, आप कहाँ गए थे, घर में क्या किया था आपने। और व्यक्ति अगर प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा है, उसका सही आंसर नहीं दे रहा है, गलत तरीके से आंसर दे रहा है, और घर परिवार के लोग भी बैठे हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत बता रहे हैं, तो उस केस में आपको कंफर्म हो जाएगा कि उस व्यक्ति की मेमोरी या स्मृति जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। ऐसे केसेस में कई बार पेशेंट अपना घर भूल जाते हैं, मेमोरी नहीं रहने पर अपने घर परिवार के लोगों का नाम भूल जाते हैं। तो ये एक पैनिक कंडीशन हो सकती है घर परिवार वालों के लिए कि अगर वो बाई चांस घर से बाहर चले गए तो वो घर आने के लिए कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो चीजें भूल रहे हैं, उनको लॉस हो रही है मेमोरी। तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपर सुपरविजन में डॉक्टर के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा स्मृति दोष के व्यक्तियों को कई बार, आमतौर पर ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोगों में हमें देखने को मिलता है, बहुत एजेड जो हो जाते हैं उनमें। अगर इसके अलावा बच्चों में अगर दिख रहा है या मिडिल एज के लोगों में दिख रहा है, तो कहीं वहां पर बहुत हाई ग्रेड फीवर की हिस्ट्री तो नहीं मिल रही है, या कोई व्यक्ति ऐसा जिसको फीवर बार बार आ रहा है, या व्यक्ति की स्मृति इतनी ज्यादा लॉस हो गई है, सेंसेशन इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो यूरिन को भी फील नहीं कर पा रहा है, यूरिन भी अपने कपड़ों में ही पास कर दे रहा है, मोशंस भी अपने कपड़ों में ही पास कर दे रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि व्यक्ति की स्मृति जो है, मेमोरी जो है, वो अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे केसेस को आपको क्या बोलते हैं? किसको? इसे स्मृति दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम डिमेंशिया। ओके। ठीक है, तो डिमेंशिया
का जो केस होता है, कई बार ओल्ड एज में एमनीशिया का केस हो जाता है, जहाँ पे कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाता है, पास्ट इवेंट सिर्फ याद रहते हैं, रीसेंट इवेंट पेशेंट जो है वो भूल जाता है। तो जब डिमेंशिया की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है, स्मृति दोष जब स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको पेशेंट को घर पे ही रखना से अच्छा है कि हॉस्पिटलाइजेशन करना, या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी नर्स या स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में आपको उनको रखना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के केसेस, डिमेंशिया के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है उसमें। नेक्स्ट है कि जब आप ऐसे केसेस में हिस्ट्री लेते हैं तो कई बार आपको पुराने 6 महीनों में या प्रेजेंट के 6 महीनों में व्यक्ति के, पेशेंट के या पर्सन के हेड इंजरी की हिस्ट्री आपको मिलती है। ठीक है, तो हेड इंजरी अगर मिल रही है तो कई बार चोट के साथ साथ अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज हो गया पेशेंट को, या हाई ब्लड प्रेशर के केसेस से पीड़ित है, तो ऐसे केसेस में आपको व्यक्ति को स्मृति दोष के साथ अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, तो व्यक्ति को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या सुपरविजन जो है उसकी नीड है, ना कि उसे घर पे रख के सारी चीजों से छुपा के रखने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे केसेस को इमीडिएट ट्रीटमेंट या सुपरविजन जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर प्रॉपर समय पे पेशेंट को ट्रीटमेंट या सुपरविजन मिल जाता है तो ऐसे केसेस का रिकवरी होना पॉसिबल। कई बार सीटी स्कैन करवा के देखा जाता है तो हेड इंजरी हुई है तो ब्रेन में एट्रोफी आ जाती है, ब्रेन का सेल्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ब्रेन का साइज रिड्यूस होना जाता है। जैसे कि कई बार सेनाइल या ओल्ड एज में आपको देखने को मिलता है, ओल्ड एज डिमेंशिया जिसे हम बोलते हैं, या सेनाइल डिमेंशिया के केस जो हम बोलते हैं कि व्यक्ति उम्र के साथ चीजों को भूलना शुरू करता है, ये आम है। लेकिन अगर व्यक्ति मिडिल एज का है, यंग एज का है और वो चीजों को भूलना शुरू कर रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ठीक है, एमनेशिया की एक मूवी आई थी, सबने देखी होगी शायद, काजोल की थी, यू मी एंड हम, जिसमें वो अपने हस्बैंड तक को भूल जाती है कि ये उसका हस्बैंड है। पास्ट इवेंट उसको याद रहते हैं लेकिन रीसेंट के जो इवेंट हुए होते हैं, अभी अभी जो रीसेंट इवेंट हुए होते हैं उसके साथ, वो कंप्लीटली उसके ब्रेन से वॉश आउट हो चुका होता है। ये केस होता है डिमेंशिया का या एमनेशिया का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर कोई व्यक्ति मिर्गी, या हम इसको इंग्लिश में मेडिकली अगर हम बोलें तो मिर्गी को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मिर्गी को क्या बोलते हैं मेडिकली? मैम एमएनसी के बारे में कुछ बता दीजिए थोड़ा। एमनेशिया वैसे है नहीं आप लोगों को सिलेबस में, डिमेंशिया ही दिया है। एमनेशिया में फिर भी बता देती हूँ। एमनेशिया की जो प्रॉब्लम होती है, जब सेरेब्रल एट्रोफी, ब्रेन के पार्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो जब सेरेब्रम में जो सेरेबेलम होता है, एक सेरेब्रम होता है, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये सारे हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जब सेरेब्रम वाले रीजन में एट्रोफी, सेल्स जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति की मेमोरी जो है वो कंप्लीटली लॉस होने लगती है। और इसका जो मेन फीचर ये होता है कि व्यक्ति को रीसेंट इवेंट, प्रेजेंट में जो उसके साथ गतिविधियां हो रही हैं वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगी, पास्ट में जो उसके साथ हो चुका है या पास्ट में जो चीजें थी उसको, वो कई बार पेशेंट को पास्ट मेमोरी जो है वो इंटैक्ट रहती है, मतलब याद रहता है, बट रीसेंट मेमोरी वो ग्रेजुअली लॉस होना स्टार्ट हो जाती है कि उसकी शादी भी हुई थी, उसके बच्चे भी हैं, या उसका हस्बैंड है, ये उसके मदर इन लॉ है, इसके फादर हैं, ये उसका भाई है। ग्रेजुअली व्यक्ति जो है वो सारी चीजें जो है वो भूल जाता है। कई बार व्यक्ति अपना खुद का नाम, अपना घर का एड्रेस, ये सारी चीजें जो है वो भूलना स्टार्ट कर देता है, तो इसे बोलते हैं एमनेशिया की कंडीशन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है इसमें मिर्गी के दौरे, या हम इसको बोलते हैं मेडिकली एपिलेप्सी की कंडीशन। तो एपिलेप्सी के बारे में सबको पता है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि एपिलेप्सी में किसी नशीले पदार्थ या ड्रग एडिक्शन वाले जो केसेस होते हैं, उनमें ये विकार, ये डिसऑर्डर जो है एपिलेप्सी का, बहुत फास्टली जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। या हम बोलें कि एपिलेप्सी के पेशेंट जो है उसमें हिस्ट्री मिल रही है ड्रग एडिक्शन की, और प्रेजेंट में भी वो ड्रग एडिक्शन ले रहा है, तो ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं। ऐसे केसेस को इमीडिएट जो है उनको चिकित्सालय या हॉस्पिटल में एडमिट करवाना और उनको
प्रॉपर ट्रीटमेंट देना अनिवार्य होता है। ठीक है, कई बार रोगी का व्यवहार किस तरीके से कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल बिहेव करता था पहले, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको उसके साथ एबनॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको उससे सहानुभूति या काउंसिल करके या कॉन्सोलेशन उसको दिखा के, सिंपैथी दिखा के उससे उसके एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण जानने की जरूरत है, ना कि उसको ब्लेम करने की, डांटने की, गुस्सा करने की या मारने की जरूरत है कि तुम इस तरीके से क्यों कर रहे हो। रीजन जानना जरूरी होता है ऐसे केसेस में। ठीक है, दूसरा इसमें है कि परिवार के सदस्यों से बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमें जो डाउट्स हैं, शंकाएं जो हैं, उसका समाधान हमें प्रॉपरली मिल सके। कई बार पेशेंट अपनी तकलीफें नहीं बता पाता ऐसे केसेस में, क्योंकि उसको, कई बार आपने सुना होगा कि इपिलेप्सी के केसेस में पेशेंट को दौरा आया, दौरा आने के बाद एक टाइम पीरियड आता है कि पेशेंट बेहोश की स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद जब वो उठता है तो उसको इवेंट ही नहीं याद रहता है। ठीक है, कि वो उसको दौरे पड़े थे, वो पलंग से नीचे गिरा था, वो ऊपर कैसे आया, उसकी टंग कैसे कटी। तो कई बार पेशेंट को खुद ही नॉलेज नहीं होता है कि उसके साथ कुछ ऐसे एपिसोड्स चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में परिवार से बातचीत करना, समस्या का समाधान निकालना, कारण ढूंढना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का है, बहुत ही ज्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति का है, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मली अगर एग्रेसिव है, वो छोटी छोटी बातों में एग्रेशन दिखाना, चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाना, या अपने आप को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो ऐसे केसेस में आपको व्यक्ति को कंट्रोल्ड रखने के लिए, हम लोगों ने सुना होगा कि रूम में बंद कर दिया जाता है, हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी जाती हैं या रस्सी से बांध दिया जाता है ऐसे पेशेंट को। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए हार्मफुल तो होते ही हैं, बट वो सेल्फ इंजरी भी करने के लिए कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं कि अपने हाथ काट लेना या कहीं पे भी काट लेना। तो ऐसे केसेस में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, माइल्ड नेचर का एग्रेसिव है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को रूम में बंद करने की बजाय, हाथ पैर बांधने की बजाय उनको फ्री छोड़ देना चाहिए और उनसे बैठ के प्रॉपरली बात करना चाहिए, जिससे कि हमें चीजों के बारे में पता चले और ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर पेशेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है और आपने उसको अननेसेसरली बांध दिया है, रूम में लॉक कर दिया है, तो क्या होगा, ग्रेजुअली बाय द टाइम, जैसे टाइम पास ऑन होता जाएगा, उसका एग्रेशन और बढ़ता जाएगा, उसको ये फील होना लग जाएगा कि मुझे तो ये अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव नेचर का होता है, उसको खुद को भी इंजरी करना स्टार्ट कर दे, लोगों को भी मारना शुरू कर दे, तो वहां पे एज ए मेडिकल लॉ के हिसाब से उनको बांधना जरूरी है। लेकिन जब कोई बहुत एग्रेसिव नहीं है, तो वहां पे ये वाला रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को हमें प्रॉपर डाइट देना जरूरी है, खान पीन उनका का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको किस तरीके का खान पीन दिया जाए, जिससे कि कई बार ऐसा सुना होगा कि कुछ ऐसी खाना पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद पेशेंट जो है, व्यक्ति जो है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, जैसे जिससे एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। जैसे स्वीट्स, मीठा लेने से लोगों को एनर्जी एकदम इमीडिएट, ग्लूकोज जो है बॉडी को मिलता है, एनर्जी एकदम इमीडिएट सप्लाई होती है। तो कई बार बोला जाता है कि ऐसा भोजन ना लें जो कि शरीर के लिए हानिकारक हो। सादा और सात्विक भोजन ही एडवाइजेबल होता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और एनर्जी जो है वो दे, लेकिन बहुत हाइपर एनर्जी जो है वो प्रोवाइड ना करे। ऐसा डाइट प्लान जो है उनके लिए हमें करना जरूरी रहेगा। ठीक है, दूसरा, घर में जहाँ पे भी खतरनाक वेपन्स रखे हुए हैं, जैसे चाकू हो गया, किचन में आमतौर पे मिल जाता है, माचिस होगी जिससे आग लगाई जा सकती है, या फर्नीचर्स हो गए, कांच के, ग्लासेस के जो फर्नीचर्स होते हैं, या ग्लास हो गया कांच का बना हुआ, ये सारे चीजों को आपको पेशेंट के अप्रोच से दूर रखने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को सेल्फ हार्म कर सकते हैं, सेल्फ इंजरी जो है वो कर सकते हैं। तो जब उनको अप्रोचेबल नहीं रहेंगी ऐसी चीजें, तो वो ना तो खुद को हार्म करेंगे और ना ही दूसरों को हार्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि रोगी के स्थिति को जानने के लिए उसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है
उसके लिए आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बार बार परिवार से संपर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार फैमिली से बात करना, पेशेंट का परिवार से बात करना कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, अभी कैसा बिहेवियर है पेशेंट का, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं, कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं उसके बिहेवियर में, वो जानना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये था कि पेशेंट को आपने रूल आउट कर लिया कि ये साइकोसिस का पेशेंट है। रूल आउट करने के बाद इमीडिएटली उसे कैसा क्या करना चाहिए, पहचानने के बाद किस तरीके का ट्रीटमेंट, कहाँ पे आपको रेफर करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, फैमिली में कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फैमिली को कितना एक्नॉलेज करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जो साइकोसिस, यहाँ पे आपका साइकोसिस वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो चुका है। साइकोसिस से रिलेटेड जिसके भी जो भी प्रश्न रहे वो आप वशिष्ठ जी को व्हाट्सएप कर दें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लें। नेक्स्ट हेडिंग के लिए मैं जा रही हूँ जिसका नाम है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी सबको पता है मिर्गी क्या होती है, कोई बताएगा एपिलेप्सी क्या होती है? क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं? जब पेशेंट बेहोश की कंडीशन में हो जाता है, हाथ पैर ओठ सूख जाते हैं, मतलब ऐठन हो जाती है, झाग आता है और अजीब प्रकार की चीखें निकालता है पेशेंट। राइट, बिल्कुल सही। और कोई बताएगा? आसमान को और देखता है मैम पेशेंट ऊपर की ओर। हाँ, आंखें जो है वो या तो अपवर्ड टर्न कर लेगा या तो डाउनवर्ड टर्न कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल चिड़चिड़ापन जिद्दी हो जाएगा मैम, चिड़चिड़ापन आ जाएगा पेशेंट में, बिल्कुल सही है। और कभी कभी मुंह अचानक से वो नीचे गिर जाएगा, वो कहीं भी मतलब बैठा रहेगा या कहीं भी चलता फिरता मतलब अचानक नीचे गिर जाता है और मुंह से उसको झाग आने लगता, आंखें चढ़ जाती हैं और वो तड़पने टाइप का लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सड़क से या हॉस्पिटल से या कि पानी भरते समय कभी कभी ऐसे पेशेंट को चक्कर लग जाते हैं और झाग के साथ ऊपर तरफ देखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कभी कभी हो जाता है, झटके उसको आने लगेंगे, मुंह से फंसूकर आ जाएगा और हाथ पैर ऐसे हिलाने लगता है। जी जी मैम, जब भी जो मिर्गी वाले पेशेंट को जब भी आईवी ड्रॉप लगती है ना मैडम, उसको खासकर मिर्गी तो आना ही है। जब उसको मतलब बॉटल लगाते हैं तब तो मिर्गी आती ही है उस आदमी को, अगर पहले से आ रही है। ठीक है, अगर हिस्ट्री है तो बिल्कुल ठीक है। अब हम एपिलेप्सी को कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा जरा। ठीक है, एपिलेप्सी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने जितने भी बताया बिल्कुल सही बताया है ये, कि आमतौर पर जो एपिलेप्सी होती है इसमें कन्वल्जन्स आना स्टार्ट होते हैं। कन्वल्शन मतलब झटके जो है वो शरीर में कई अंगों पे आना शुरू होते हैं, जैसे हाथ हिलने लग जाना, किसी का पैर हिलने लग जाता है। कई बार व्यक्ति जो है वो आंखें नीचे की तरफ झुका लेता है, कंप्लीट मतलब प्यूपिल्स जो होती है वो नीचे डाउनवर्ड उसका फेसिंग हो जाता है। या कई बार व्यक्ति जो है वो आकाश या आसमान की तरफ ऊपर जो है वो देखना स्टार्ट कर देता है। कई बार व्यक्ति को जब झटके आने वाले होते हैं तो अंगूठा अंदर करके फिस्ट, जिसे हम बोलते हैं फिस्ट, हाथ में जो एकदम टाइट क्लोज कर लेता है। मुंह से झाग निकलना जो आप लोगों ने बताया था, फ्रोज जो है, झाग को इंग्लिश में हम कहते हैं कि फ्रोज जो है वो मुंह से निकलना स्टार्ट होता है। टंग बाइट, जीभ जो है वो कट जाना, गाल जो है वो कट जाना। जहां पे भी व्यक्ति
होती है वहां पर खड़े खड़े कई बार व्यक्ति गिर जाता है। अगर पलंग पे लेटा हुआ है तो कई बार व्यक्ति पलंग से नीचे गिर जाता है। आमतौर पे ये झटके जो हैं वो आमतौर पे जो देखा जाता है इसमें 1 या 2 मिनट के लिए आता है मैक्सिमम अगर आया तो। और कई बार कुछ लोगों को बहुत लंबा भी चलता है, मिर्गी के दौरे जो है वो लंबे भी कई बार चलते हैं इसमें। इसके अलावा पेशेंट जो है जब झटके चले जाते हैं, जब उठता है व्यक्ति, उसके बाद उसको अपना इवेंट याद ही नहीं होता है कि उसको दौरा जो था वो पड़ा था, वो यहाँ कैसे गिर गया या उसको ये चोट कैसे आ गई, ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता। कई बार बहुत से व्यक्तियों को एपिलेप्सी के टाइम पर या एपिलेप्सी के बाद जो है वो नहीं याद रहता। ठीक है, लोधी जी म्यूट करें। इसके बाद कभी कभी जो है व्यक्ति एपिलेप्सी के टाइम पर ही क्योंकि कॉन्शियस नहीं होता है, झटके आ रहे होते हैं, व्यक्ति जो है वो मल मूत्र जो है वो दोनों पास कर देता है, यूरिन और मोशन जो है वो दोनों ही उसके पास हो जाते हैं। इतना सीवियर जो है कई बार व्यक्ति को कन्वर्जन्स जो है या झटके जो है वो लग रहे होते हैं। झटकों के बाद जो सिम्टम आते हैं तो पहला जो आता है इसमें कि रोगी को सिरदर्द, हेड एक होना स्टार्ट हो जाए, बॉडी के कई हिस्सों में जो है वो दर्द जो है वो दिखने को मिलता है। ठीक है, तो बॉडी एक हो सकता है इसमें पेशेंट को, हरारत, फीवरिश फीलिंग जो है क्योंकि बॉडी ओवर एक्सर्टेड हो जाती है उस समय। और कई बार जो है पेशेंट एग्जॉस्टेड फील करता है। कई बार पेशेंट को अगर इंजरी बहुत सीवियर हुई है या सीवियर अटैक हुआ है एपिलेप्सी का तो पेशेंट कई बार पैरालाइज्ड भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कई बार जो है या तो फिर असामान्य रूप से उठने के बाद असामान्य रूप से व्यवहार करने लग जाते हैं, तो इसको हमने बोला है कि एपिलेप्सी हो। ठीक है, अब हम ये बोले कि एपिलेप्सी किस एज ग्रुप को होगा, किस जेंडर के व्यक्ति को होगा, मेल को होगा या फीमेल को, किस जाति के व्यक्ति को होगा, तो हम ये बोले कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जो किसी जेंडर, किसी कास्ट, किसी रिलीजन या किसी ग्रीड, ठीक है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। ये किसी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी जेंडर को हो सकता है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है। ये किसी भी धर्म के व्यक्ति को हो सकता है और किसी भी ग्रीड के व्यक्ति को ये प्रॉब्लम जो है वो एपिलेप्सी की हो सकती है। ठीक है, तो एपिलेप्सी किसी भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति को जो है वो हो सकती है। इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे मूर्छा होना या दौरे पड़ना, मिर्गी, इंग्लिश में तो हम एपिलेप्सी बोलते हैं इसको। तो डिफरेंट नेम से इसको हर एरिया में अलग अलग तरीके से इसको जाना जाता है। रीजनल वाइज भी, आप लोकेशन वाइज भी देखें तो हर व्यक्ति इसको अलग अलग नाम से इसको बोलता है। ठीक है, आपके एरिया में इसको किसी और नाम से बोला जाता है, मेडिकली तो एक ही नाम है, मिर्गी या एपिलेप्सी जो है उसकी कंडीशन है। अब हम ये बताएं कि एपिलेप्सी का क्या कारण हो सकता है। मिर्गी के दौरे व्यक्ति को आमतौर पर किन केसेस में हमें एपिलेप्सी के झटके या मिर्गी के दौरे हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आमतौर पर यहाँ पर ब्रेन का स्ट्रक्चर एकदम सही रहता है। फिट्स आया बोलते हैं ना, फिट्स भी बोलते हैं इसको, फिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन, फिट्स, एपिलेप्सी, इसके लिए इंग्लिश में भी बहुत सारे टर्म्स हैं। हिंदी में दौरे पड़ना, झटके आना, मिर्गी या अपस्मार, मोर्छा, ग्रसन, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आमतौर पे अगर हम ये देखें तो मोस्टली ऐसे केसेस में जब सीटी स्कैन या एमआरआई करवाते हैं तो ब्रेन एकदम नॉर्मल निकलता है, ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, ब्रेन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम इंटैक्ट रहता है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन जब ईईजी ये इलेक्ट्रोग्राफी जब करवाई जाती है ब्रेन की, हार्ट की ईसीजी करवाते हैं हम, ठीक है, उसी तरीके से ब्रेन में हम ईईजी करवाते हैं, जिससे कि हम रिदमिक पैटर्न, ब्रेन में जो सप्लाई हो रही है, करंट सप्लाई जो हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट में जो सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई हो रही होती है नर्व के थ्रू, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है उस दौरान जब झटके आने वाले होते हैं, उससे पहले। उसकी वजह से पेशेंट्स में जो है वो झटके जो है या मिर्गी जो है या फिट्स या एपिलेप्सी जो है वो देखे जाते हैं। कई बार हिस्ट्री में हमें मिलता है कि पेशेंट जो है वो हेड इंजरी की हिस्ट्री थी, ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में किसी तरीके का सिस्ट अगर देखा गया है, तो ऐसे केसेस में मिर्गी या एपिलेप्सी जो है वो नॉर्मल, आमतौर पे जो है एपिलेप्सी जो है वो आमतौर पे ऐसे केसेस में
देखा जाता है। ठीक है, कई बार जो है मिर्गी के रीजन ही नहीं रूल आउट होते हैं, पूरा प्रॉपर ईईजी एकदम नॉर्मल रहता है, किसी तरीके की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, और किसी तरीके की जो है हेड इंजरी या फॉल की या ट्यूमर की कोई हिस्ट्री जो है वो पेशेंट में आमतौर पर नहीं देखी जाती है, पर भी ऐसे केसेस में पेशेंट को एपिलेप्सी जो है वो आ रही होती है। तो कई बार साइकोलॉजिकल रीजन होता है, साइकोलॉजिकल हार्म हो गया होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति को सही समय पे सही इलाज नहीं दिया गया, झटके नहीं कंट्रोल किए गए और लंबे समय तक अगर व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी से अफेक्टेड रहा, तो कई बार लंबे एपिसोड की वजह से, लंबे एपिलेप्सी अटैक की वजह से पेशेंट जो है वो उसका ब्रेन जो है ग्रेजुअली डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मस्तिष्क जो है वो क्षतिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब एपिलेप्सी वाले पेशेंट को हमें किन से बचाने की जरूरत है? तो आमतौर पर एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हमें जहाँ पे आग हो, पानी हो, चलती हुई मशीनें जहाँ पर हो, ऐसे जगहों से हमें दूर रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो उनको हार्म होने के चांसेस है, क्योंकि पता नहीं है ना कि कब उनको झटके आएंगे, कहाँ पे वो गिर जाए। कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे व्यक्ति खड़ा था एकदम नॉर्मल, और उसको झटके आए और ट्रैक पे गिर गया और ट्रेन आई और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, गाड़ी ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते उसको अटैक आया, एपिलेप्टिक अटैक आया, और पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरा और पीछे से कोई हैवी व्हीकल आया या गिरने की वजह से उसको मेजर इंजरी हो गई, और जिसकी वजह से कई बार पेशेंट जो है पैरालिसिस में भी चला जाता है। तो हम एपिलेप्सी की अगर बात करें तो कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब झटके आएंगे, कितनी देर के लिए झटके आएंगे, कहाँ पे वो जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो अपने परिवार के एक सदस्य को अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि ऐसे केसेस को हैंडल करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल हेल्प जो है ऐसे केसेस में हम ले सकते हैं। क्लियर? अब दूसरा डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, क्या मिर्गी और हिस्टीरिया दोनों सेम है? आप बताएंगे मिर्गी और हिस्टीरिया क्या दोनों कंडीशन सेम है? नहीं है, बिल्कुल। कैसे? हिस्टीरिया मानसिक रोग है मैम, जो सिम्टम्स मिर्गी में देखे जाते हैं हिस्टीरिया में वो कम देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो बेसिक डिफरेंस क्या है हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में? तो ये मैम हिस्टीरिया में कंटिन्यू वैसा ही रहता है मैम, मिर्गी में कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं मैम, हमेशा दौरे नहीं पड़ते। देखिए बहुत बेसिक डिफरेंस है, दौरे दोनों में आ रहे हैं, लेकिन एपिलेप्सी के पेशेंट को कब दौरे आएंगे वो टाइम कुछ फिक्स नहीं है, किसी व्यक्ति के सामने आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हिस्टीरिया क्योंकि पेशेंट को अटेंशन चाहिए होती है आमतौर पर, तो आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे हिस्टीरिया का अटैक आता है, किसी व्यक्ति के सामने उसको हिस्टीरिया का अटैक आता है। बट एपिलेप्सी जो है वो किसी के सामने आएगा ऐसा कंफर्म नहीं है। एपिलेप्सी के अटैक के पेशेंट जो है आमतौर पर बेहोश हो जाता है, किसी जगह समय या व्यक्ति का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Causes for the epilepsy. Sorry, What causes for the epilepsy. हाँ यार, हमने डिस्कस करा था ये कि कॉजेस क्या होते हैं। तो आमतौर पे अगर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में किसी का सिस्ट बन गया है, या ब्रेन का स्ट्रक्चर तो इंटेक्ट है, लेकिन जो नर्व जो सप्लाई होनी थी, इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होती है जो नर्व्स के थ्रू होती है आमतौर पर, वो अगर डिस्टर्ब्ड है, जैसे ईईजी से पता करते हैं, जैसे हार्ट की हम ग्राफिक स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम ब्रेन की ग्राफिक स्टडी करते हैं, और उस ग्राफिक पैटर्न में अगर डिस्टरबेंस आता है तो उसकी वजह से पेशेंट में एपिलेप्टिक अटैक जो है वो आते हैं। ठीक है, ये रीजंस होते हैं कुछ, या हेड इंजरी हुई है, या कोई बहुत ऐसा मेंटल ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो उसको मिर्गी के दौरे जो है आना स्टार्ट होगा। या सुना होगा आप लोगों ने कई बार कि घर परिवार में किसी अगर किसी व्यक्ति को घर परिवार में किसी बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो गई है और उसके बाद से उसको एपिलेप्टिक अटैक आना स्टार्ट हो गया, क्यों? मेंटल ट्रॉमा उसको हुआ था जिसके बाद उसको ये सारे सिम्टम जो है वो आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो रीजन बहुत सारे हैं, ये उसमें से कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से व्यक्ति को देखने को हमें मिलता है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर का साइड इफेक्ट होता है। मैम अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, सर पे मार लग गया, गिर गया,
तो भी ऐसे जो है ना सिम्टम्स आ सकते हैं क्या मैम? हमने अभी एक कॉज बोला था, हेड इंजरी। हेड इंजरी किसी भी कारण से हो सकती है। हेड इंजरी बिल्डिंग से गिरने से हो सकती है, हेड इंजरी स्कूटर पे ड्राइव करने से हो सकती है। किसी भी वजह से अगर हेड इंजरी हुई है और ब्रेन में क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो गया है या मेजर डैमेज हो चुका है ब्रेन में, तो व्यक्ति को एपिलेप्टिक अटैक आएंगे। ठीक है, अब ऐसी केसेस में हमें क्या करना चाहिए, क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, एपिलेप्सी के केसेस में आप बताएंगे क्या करना चाहिए, व्हाट इज नीडेड टू बी डू या व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद एपिलेप्सी। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें ऐसे केसेस में? मैम पहले तो पेशेंट को सीधे चलाना मैम उसको, और उसके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं देना, और उसको मूवमेंट वगैरह ज्यादा ही करने नहीं देना। थोड़ी देर के बाद वो अपना आप जो है ना होश में आ जाएगा मैम। और कुछ कोई बताएगा? मैम उसके मुंह में मैडम उसको सीधा सुला के उसके जो पैर है ना थोड़े ऊंचे कर देने चाहिए, फिर नीचे कर देने ताकि ब्लड सर्कुलेशन। जूता चप्पल सुखाना चाहिए, जूता अथवा चप्पल सुखाना चाहिए। देखिए अब एक में म्यूट हो जाए सभी लोग, जो आप जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि सीधा लेटाना चाहिए मेडिकली। मैम ये जूता चप्पल वाली बात कैसे आ गई? वो तो आप ही लोग जाने जूते चप्पल कहाँ से आ गए। बोले जूता चप्पल सुखाना चाहिए। सुंगा के देखिए, एक ने बताया अभी तो गांव में ऐसे ही करते हैं लोग। म्यूट हो जाए जरा, मैं कुछ बोलूं, म्यूट हो जाए। तो जो सीधा लिटाने वाली आपने बात बोली है वो बिल्कुल सही नहीं है। पेशेंट को सीधा इसीलिए नहीं लेटाना चाहिए ऐसे केसेस में जब एपिलेप्सी आ रही हो या एपिलेप्सी का अटैक आए हो। पेशेंट को हमेशा करवट दिला के लेटाना जरूरी है। करवट दिलाना लेटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एपिलेप्सी के दौरान जो झाग मुंह से निकलता है, जो फ्रोज निकलता है, सलाइवेशन होता है, अगर आपने सीधा लेटाया तो वो एस्पायरेट कर लेगा और एस्फेक्शिया गले में अटकने से, थूक अटकने से पेशेंट को कई बार सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या विंड पाइप में वो सलाइवा जो है या थूक जो है वो जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो कभी भी सीधा ना लेटाएं, उन्हें करवट लेके लेटाना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज कि जब ऐसा केस आपको दिखे तो वहां पर आपको रोगी के आसपास जितने भी हार्मफुल चीजें हैं, जैसे कोई फर्नीचर अगर उसके बेड के पास रखा हुआ है या कोई जिससे कटने फिटने की चांसेस हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस को जो है वो आप ऐसी चीजों को जो है सामानों को आप वहां से कोशिश करके हटा दें, जिससे कि व्यक्ति को, उस एपिलेप्सी वाले पेशेंट को कम से कम इंजरी होने के चांसेस रहें। दूसरा, मुंह में कभी भी कोई कठोर चीजें ना रखें। ठीक है, टंग डिप्रेसर कई बार रखा जाता है, स्पून रखा जाता है, क्योंकि टंग बाइटिंग से हमें प्रिवेंट करना होता है। जहाँ पे हम कहते हैं दांत लग गए हैं, आमतौर पर जो लैंग्वेज यूज की जाती है लोगों के बीच में कि दांत लग गए हैं, टंग जो है वो टीथ के बीच में आ गए हैं और वो टंग कट रही है, ब्लीड करना स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम टंग डिप्रेसर जो है वो रख देते हैं, जिससे कि टंग बाइटिंग जो है वो ना हो। ठीक है, दूसरा, इसमें हमेशा पेशेंट को जो है वो करवट की मुद्रा में लेटाना चाहिए, जिससे कि जो झाग है वो लाट जो है वो अंदर विंड पाइप में जो है वो ना जाए या फुट पाइप जो है उसमें ना जाए, और पेशेंट को एस्फेक्शिया, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो, और जिससे उसकी डेथ जो है वो ना हो। जब तक अगर पेशेंट एपिलेप्टिक अटैक के बाद अगर बेहोश हो चुका है, गिर गया है कहीं पर, तो आप पहले उसको देख लें कि कहाँ लगी है। उसके बाद तब तक वहीं पे बैठे रहें जब तक कि वो प्रॉपर होश में या कॉन्शियस स्टेट में ना आ जाए, तब तक आप उसके पास जो है वो बैठे रहें। जब वो कॉन्शियस स्टेट में आ जाए तब उसके पास जो है, उसके पास से हटना है या उसको जो मेडिकेशन देना है आप उसके बाद दें। उसी कंडीशन में मेडिकेशन ना दें। ठीक है, उसको कंट्रोल्ड फॉर्म में, कंट्रोल होने के बाद जो है वो स्टार्ट करें। अब आपको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो था हमें जो करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? पहला, जिससे चोट होने के चांसेस हैं वो वाली सारी चीजों को आप वहां से हटा दें। दूसरा, पेशेंट के पास ही आप बैठे रहें अगर वो बेहोश है तो। तीसरा, कभी भी सीधा ना लेटाएं, उसे करवट लेके लेटाएं, जिससे कि जो सलाइवा है या जो फ्रोज उसके मुंह से झाग निकल रहा है वो उसको अटके ना, और वो अटकने से उसको एस्फेक्शिया की कंडीशन, सांस लेने में जो दिक्कत आने वाली जो कंडीशन होती है वो ना हो और उससे उसकी डेथ ना हो। ठीक है, ये करवाना जरूरी है।
कोई भी हार्ड चीज मुंह में ना रखें, नहीं तो उससे इंजरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मूवमेंट स्टिफनेस जो है वो टीथ में या जॉ में जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से ब्लीड करने के, गम्स बाइटिंग, टंग बाइटिंग या ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है कई बार बढ़ जाते हैं। टंग डिप्रेसर, जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट है, अगर उनके सुपरविजन में आ रहा है तो उनको पता होता है कि किस एंगल पे टंग डिप्रेसर रखना चाहिए, वो आप रख सकते हैं, जिससे कि टंग बाइटिंग के चांसेस या इंजरी होने के चांसेस जो है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें, व्हाट टू डू, वो मैंने आपको बता दिया। कई बार देखा होगा कि पेशेंट को जो भी क्वेश्चन है, क्या नाम है, इरफान नहीं, अशरफ जी, जो भी आपके क्वेश्चन है से रिलेटेड, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बशीर जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो उसको ले लेंगे। ठीक है मैडम, मेन कारण क्या है एपिलेप्सी का, मेन कारण बताइए। मेन कारण नहीं पता, कारण किसी में एक नहीं है। देखिए, एपिलेप्सी आने का जैसे जेंडर फिक्स नहीं है कि महिलाओं में ही होगा पुरुषों में ही होगा, उसी तरीके से एपिलेप्सी का कोई भी कारण फिक्स नहीं है। मैंने पहले भी बोला, एपिलेप्सी किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव की वजह से भी आ सकता है, किसी व्यक्ति को हेड इंजरी की वजह से भी आ सकता है, किसी व्यक्ति को इंजरी के बाद क्लॉट अगर बन गया है ब्रेन में, खून का थक्का जम गया, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होगी, उसकी वजह से भी आ सकता है। बहुत सारे रीजन है, कई बार किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से व्यक्ति को एपिलेप्टिक अटैक आ सकते हैं। तो आप अगर ये चाहते हैं कि कोई एक रीजन बताओ, तो मेडिकली कोई एक रीजन नहीं दिया गया है इस बीमारी के लिए। एन नंबर ऑफ कॉजेज, मल्टीपल कॉजेज हैं, उसमें से कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं ना मैम, न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाते हैं एपिलेप्सी वालों पेशेंट को, के वही डायग्नोस करते हैं। बिल्कुल, हर के लिए डॉक्टर अलग अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट को ही आप दिखाएंगे, है ना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई एक कारण बता दें, तो अभी तक स्टडीज में कोई एक कारण नहीं मिला है, हर व्यक्ति में अलग अलग कारण मिले हैं। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसको एपिलेप्टिक अटैक आ सकता है। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो आमतौर पे हमने ये देखा है कि जब भी किसी को झटके आते हैं, झटके, म्यूट करें जितेंद्र कुमार जी। कई बार एपिलेप्टिक के जब अटैक आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग हाथ पैर पकड़ लेते हैं, तो ऐसे केसेस में हाथ पैर जो है वो नहीं पकड़ना चाहिए, या उनको बहुत टाइटली जो है वो नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार इसकी वजह से मसल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंस की डिग्री, इंटेंसिटी उस समय बहुत हाई होती है, और अगर आप पकड़ेंगे आपको भी इंजरी होने के चांसेस हैं। कई बार पेशेंट जो होता है उसको भी सेल इंजरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हाथ पैर बिल्कुल भी ना पकड़े आप। कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों से सुना होगा कि हाथ में लोहा जो है वो पकड़ा देते हैं जिससे कि एपिलेप्टिक अटैक जो है वो कम हो जाए। बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है। एपिलेप्टिक अटैक का अपना खुद का एक एपिसोड है, वो एपिसोड कंप्लीट करके ही वो अटैक जो है वो स्वतः अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। आप वहां पे कुछ भी हाथ में लोहा पकड़ा दें, जूते पकड़ा दें, चप्पल पकड़ा दें या कुछ भी करें, ये सब मिथ है। ऐसा कुछ भी साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक प्रूफ जो है अभी तक इनसे रिलेटेड नहीं मिला है। तो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये सब मिथ जो है वो उसको इग्नोर करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि अपना एपिसोड करके कंप्लीट करने के बाद ही पेशेंट अगर बेहोश हो गया है तो वो एक टाइम पीरियड लेने के बाद ही वो कॉन्शियस होगा या अपने आप जो है वो उठेगा। जूते चप्पल सुखाने से कोई नहीं उठने वाला है। एपिलेप्टिक अटैक जब आता है तो इस जितेंद्र कुमार जी म्यूट करें प्लीज। जब एपिलेप्टिक अटैक आता है तो व्यक्ति को मुंह में लिक्विड पदार्थ कभी भी ना पिलाएं, कुछ भी पिलाने या खिलाने की कोशिश ना करें कि उसको पानी पिला देते हैं, अरे झटके आ रहे हैं, पेशेंट जो है वो मचल रहा है, उसको हम पानी पिला दें, कतई उनको पानी ना पिलाएं आप लोग। अगर पानी पिलाएंगे तो वो विंड पाइप या फुट पाइप में अगर चला गया तो कई बार उसकी वजह से पेशेंट को एस्फेक्सिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत जाएगी और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो कभी भी ऐसे केसेस में पेशेंट को लिक्विड जो है वो ना दें, जो अटकने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर? बाकी का जो है
क्या क्या और हो सकता है इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ये चैप्टर बहुत लंबा है आप लोगों का, ठीक है, तो हम इनके बारे में मैम जैसे 10-10 घंटे 6-6 घंटे बेहोश रहते हैं, उसके बाद भी ये हो सकता है ना एपिलेप्सी? बेहोश होने का पहले तो आपको रीजन जानना रहेगा कि क्यों बेहोश हो रहा है। जी मैम। है ना? मैम जैसे अपने पड़ोस में एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है 12-13 साल की, तो उसको एपिलेप्सी है, पर उसको कोई हेड इंजरी वगैरह कुछ नहीं है, बचपने से मैं देखते आ रहा हूँ, बाकी ऐसा क्यों होता है उसके साथ? फिर तो आप उसका पहले रिपोर्ट करवाएं, सीटी स्कैन, एमआरआई करवाइए, आप ईईजी करवाइए उनका। हाई ग्रेड फीवर तो नहीं आया था, बुखार सिर पे तो नहीं चढ़ गया था? कई बार हाई ग्रेड फीवर की वजह से भी बच्चे जो है आमतौर पर हाई फीवर होने की वजह से उनमें एपिलेप्टिक अटैक की हिस्ट्री देखी जाती है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग ये देखें मालूम मैम, गांव में ये देखें जिसी को एपिलेप्सी प्रॉब्लम होता है वो बच्चों को यहाँ पे कनपट्टी पे ऐसा दाग देते थे मैम, वो कहाँ तक सही है? किसी को पेट में भी दागते हैं मैम। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, मैंने वही बोला ना, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है, कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है अवेलेबल है इसके लिए कि जला देने से वो एकदम झटके से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही नहीं है ये एक अलग बीमारी है, ये कोई साइकोलॉजिकल या भूत प्रेत वाली बीमारी नहीं है कि जला दिया या डरा दिया तो हिचकी जो है वो बंद हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर एपिलेप्सी से रिलेटेड और भी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरा सेशन प्लीज ऑफ हो चुका है, तो आप लोग वशिष जी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं मंडे को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है मैडम, मेरा एक क्वेश्चन था मैडम, मेडिकल साइंस में। हेलो मैम। वानी सिंह जी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था, है ना, मैं वही बोल रही हूँ मैम। मेडिकल साइंस में जी वशिष्ठ जी से पूछने लायक नहीं है मैम, आप ही सभी लोगों को बता दीजिए। मैं ये पूछना चाहता था कि मेडिकल साइंस में अभी तक जो भूत प्रेत मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मानते नहीं मानते मैडम? पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है, पहले आप उसके बारे में डीपली पढ़ें। ये रिसर्चेस सिर्फ फॉरेन में होते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी। इंडिया में आज तक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में स्टडीज जिस व्यक्ति ने करी थी उसकी खुद की भी डेथ हो चुकी है, कोई साइंटिफिक डेटा अभी इसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। साइकोलॉजी में अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, जहां तक बात रही भूत प्रेत की, तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला है कि भूत प्रेत होती हैं, आत्माएं होती हैं। तो फिलॉसफीज दी गई हैं, अगर अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं समाज में। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ सेशन। थैंक यू एवरीवन, हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे मंडे को। थैंक यू मैडम, गुड डे मैडम जी। जी मैम, गुड डे।